हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये भी सभी क्वेश्चंस मैंने यूपीपीसीएल में प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं, तो ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है, इसका नियरली सिमिलर यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। दिया गया है प्रिजम्पटुअस। प्रिजम्पटुअस का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है अभिमान या बेअदब या अभिमानी भी इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? पहला ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब भी क्या होता है? घमंडी या अभिमानी, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है ऑप्शंस जो दिए गए हैं, नेग्लिजेंट इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह। रेजोनेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गुंजायमान। और एजम्पशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कल्पना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, एरोगेंट। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब आपको दिया गया है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन, यहाँ पे इसका क्या बताना है? सिमिलर बताना है। स्टेंटोरियन का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है जोरदार आवाज़। जोरदार आवाज़ या कह सकते हैं बुलंद आवाज़। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लॉयल एंड कमिटेड, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। एक्सट्रीमली लाउड यानी बहुत तेज, तो यही जो है इसका राइट आंसर है जोरदार आवाज़, जिसका मीनिंग होता है स्टेंटोरियन, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीमली लाउड। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको दिया गया है कर्सरी। इस वर्ड का सबसे क्लोज मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। कर्सरी मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सतही, या जो है इसका मीनिंग होता है सरसरी। सरसरी मतलब क्या होता है? तेजी से। जैसे किसी चीज़ को सरसरी निगाह से देखते हैं तो उसके लिए जो है मतलब तेजी से उसको देखते हैं। सरसरी निगाह के लिए होता है कर्सरी ग्लांस। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सरी मतलब सरसरी या सतही। तो इसका जो है सबसे क्लोज मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? लिटिल मतलब छोटा होता है, तो ये नहीं होगा। क्विक मतलब जल्दी, जल्दी या तेजी से, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईगर मतलब उत्सुक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और टेंडर मतलब नाजुक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्विक। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है एनविसाज्ड। एनविसाज्ड, और इसका जो है क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो एनविसाज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिकल्पित। परिकल्पित यानी कल्पना किया हुआ। तो यहाँ पे एंश्योर्ड मतलब क्या होता है? सुनिश्चित होता है, ये तो होगा नहीं। और फिर अगला ऑप्शन है आइडियलाइज्ड मतलब आदर्श, तो ये भी नहीं होगा। और फिर दिया गया है कंटेम्पलेटेड। कंटेम्पलेटेड मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब भी परिकल्पित होता है। परिकल्पित या विचार किया हुआ। विचार किया हुआ, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी क्रिएटेड मतलब क्रिएट किया हुआ या बनाया हुआ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंटेम्पलेटेड। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है फिकल, जिसका आपको क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। फिकल मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है चंचल या अस्थिर। तो इसके लिए जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा, तो ये नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है असंगत या विरोधी, और एक मीनिंग इसका अस्थिर भी होता है। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनकंसिस्टेंट। सिली मतलब बेवकूफ़, अगली मतलब कुरूप, तो ये दोनों नहीं होंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए एक वर्ड आपको बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, यानी आनंद के लिए एक छोटी सी यात्रा। तो क्या हो जाएगा, हॉलीडे मतलब क्या होता है, हॉलीडे मतलब छुट्टी होता है, तो ये तो होगा नहीं। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों स्ट्रॉल मतलब होता है चहलकदमी या सैर, चहलकदमी या सैर, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मीनिंग क्या होता है, एक छोटी सी यात्रा फॉर इंजॉयमेंट या प्लेजर, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्निपर की, तो दोस्तों स्निपर का मतलब क्या होता है, स्निपर का मतलब होता है निशानेबाज, निशानेबाज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीविंग गेस्ट वार्मली, यानी कि गेस्ट को गर्मजोशी से रिसीव करना या स्वागत करना। तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, एक वर्ड। पहला ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है अतिथि सत्कार, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिथि सत्कार, ऑप्शन ए। और इसके अलावा बी ऑप्शन है फिलेंडरर, इसका मतलब होता है छिछोरा। डॉसिलिटी मतलब होता है अधीनता, अधीनता या गुलामी, ठीक है। और यहाँ पे दिए गए ऑबिटुअरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक संदेश, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, यानी कि सैन्य लाभ के लिए किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। तो इसके लिए एक वर्ड बताइए क्या होगा। डिवोशन मतलब होता है भक्ति, और फिडेलिटी मतलब क्या होता है सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा या सत्यनिष्ठा। और यहाँ पे दिया है साबोटैज, तो यही इसका राइट आंसर है। साबोटैज मतलब क्या होता है तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। और अल्डर मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है ललक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा साबोटैज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस के चारों तरफ का जो एरिया होता है, आसपास का जो एरिया होता है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा। होराइजन मतलब होता है क्षितिज, जहाँ पे धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और विसिनिटी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है आसपास, आसपास या पड़ोस, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। डिस्टेंट मतलब दूर, रिमूव्ड मतलब हटाया, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा विसिनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है आपको वर्ड इलिसिटली, इलिसिट का मतलब क्या होता है अवैध, तो इलिसिटली का मतलब हो जाएगा अवैध रूप से। इसमें बताइए किस इलिसिटली की स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है ELLECITLY, ये गलत है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा ELLICITLY, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फिर से आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है ब्रूटैलिटी का। ब्रूटैलिटी मतलब क्या होता है निर्दयता, तो इसका जो है आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BRUTALITY, ब्रूटैलिटी, ये वाली स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब क्या होता है निर्दयता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मीनिंग बताना है। ये ईडियम दिया गया है गेट ऑन द नर्व्स, गेट ऑन द नर्व्स का मतलब क्या होता है नाक में दम कर देना, नाक में दम करना, यानी परेशान करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बी एन इरिटेंट, इरिटेंट मतलब परेशान करने वाला, इरिटेटिंग, तो टू बी एन इरिटेंट, और यही जो है इसका राइट आंसर है टू बी एन इरिटेंट। टू लूज कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस को लूज कर देना, ये नहीं होगा।
टू बिकम वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, क्राई इजली, आसानी से रो देना, टू बिकम वेरी स्ट्रांग इमोशनली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना, तो ये सभी नहीं होंगे, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है कीप अंडर वंस हैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना, किसी चीज़ को छुपा कर रखना। तो इसके लिए जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम, अपनी सारी संपत्ति को घर पे रखना, तो दोस्तों ये जो है इसका मीनिंग नहीं होगा। बी ऑप्शन है टू कीप समथिंग ए सीक्रेट, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना यानी कि छुपा कर रखना, तो यही जो है इसका राइट आंसर है टू कीप समथिंग ए सीक्रेट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया क्रंच टाइम, इसका मतलब होता है मुश्किल समय, जब आपको एक महत्वपूर्ण एक्शन की जरूरत हो, मुश्किल समय जब महत्वपूर्ण एक्शन की जरूरत हो, महत्वपूर्ण एक्शन लेने की जरूरत हो, तो इसका जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ए टाइम व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, एक ऐसा समय जब सब कुछ लगता है कि गलत हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ए टाइम टू हिट द जिम, डू सम हैवी एक्सरसाइज, तो जिम में हैवी एक्सरसाइज करने का समय, तो ये भी नहीं होगा। ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ गेम, मतलब गेम के अंत में एक क्रिटिकल मोमेंट, एक जो है मुश्किल वाला मोमेंट, व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्णय की ज़रूरत है, तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी अगला है द कैपेबल स्टैंड आउट ड्यूरिंग टफ सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एन अपहिल टास्क, तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत मुश्किल कार्य, बहुत कठिन कार्य, तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनफेयर ब्लो, क्लोज फाइट, टास्क ऑफ नो यूज या डिफ़िकल्ट टास्क, तो यही राइट आंसर होगा, डिफ़िकल्ट टास्क मतलब कठिन कार्य, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग होता है बहुत पास, बहुत पास, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वेरी नियर, बहुत पास। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, वर्ड आपको दिया गया है, इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम आपको बताना है। दिया गया है टेडियस, टेडियस मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अरोचक या रसहीन, अरोचक जो कि रोचक ना हो या रसहीन, तो इसका अपोजिट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एम्बिग्विटी, तो दोस्तों एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, और ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंसिडेंटल मतलब आकस्मिक होता है। डिवोशनल मतलब क्या होता है, डिवोशनल मतलब भक्ति संबंधी, ठीक है, या धार्मिक, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अशांत या जो है उपद्रवी, और इसका भी आपको अपोजिट बताना है। पहला ऑप्शन है विवेसियस, विवेसियस मीनिंग होता है गर्मा गर्म या जिंदा दिल, गर्मा गर्म या जिंदा दिल, तो ये जो है इसका अपोजिट नहीं होगा। पीसफुल मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, शांति प्रिय या शांतिपूर्ण कह सकते हैं, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसफुल। और इसके अलावा दिया गया है प्रोफेसी, तो दोस्तों प्रोफेसी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। अफर्म का मतलब क्या होता है, दावे से किसी चीज को कहना, उसके लिए जो है अफर्म होता है, ठीक है, दावे से कहना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे सेंटेंस के कुछ पार्ट दिए गए हैं,
इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया है इट सीम टू देम फॉर इजियर टू कंसीव। इट सीम टू देम फॉर इजियर टू कंसीव मतलब उनके लिए ये कल्पना कर लेना बहुत आसान था। ठीक है, इजियर मतलब आसान था। दैट द वाटर हैड गॉन डाउन कि पानी नीचे चला गया है। दैट सॉलिड लैंड हैड राइजन और जो सॉलिड लैंड है यानी कि जो ठोस भूमि है वो उठ गई है। राइजन के बाद यहाँ पे देखिए डाउन के बाद यहाँ पे अपवार्ड नहीं आ सकता है, राइजन के बाद आ सकता है। उठ गई है अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ पे वाई और जेड जो है एक साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इट सीम टू देम फॉर इजियर टू कंसीव दैट द वाटर हैड गॉन डाउन, ये जो है इसके बाद हम ले सकते हैं क्योंकि जेड को ले नहीं सकते, वाई को ले सकते थे लेकिन वाई को लेंगे तो जेड जो है फिर लेना पड़ेगा उसके तुरंत बाद, और फिर एक्स को लेंगे तो सेंस बनेगा नहीं सेंटेंस का। तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे पहले एक्स को लेना होगा, फिर वाई को, फिर जेड को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट सीम टू देम फॉर इजियर टू कंसीव, उनके लिए ये कल्पना करना आसान था। दैट द वाटर हैड गॉन डाउन कि पानी जो है नीचे चला गया है। दैट सॉलिड लैंड हैड राइजन और जो ठोस भूमि है वो ऊपर उठाई है, अपवर्ड इनटू इट्स प्रेजेंट पोजीशन, अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो अब आपको सेंटेंस दिया गया है वो या तो एक्टिव में होगा या पैसिव में। तो यहाँ पे दिया गया है डज ही सिंग ओनली गज़ल, तो ये तो एक्टिव में दिया गया है, इसका पैसिव आपको बताना है क्या वो सिर्फ गज़ल गाता है। तो दोस्तों ये जो है इसका टेंस देखिए कौन सा है, तो टेंस है यहाँ पे डज ही सिंग, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज या एम या आर। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर जो है बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है सिंग वर्ब है, इसके बाद ओनली गजल्स ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ओनली गजल्स पहले आएगा। और इसके लिए जो है क्योंकि ये प्लूरल है गजल्स तो इसके लिए जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो आर गजल्स या आर ओनली गजल्स जो है हो जाएगा, आर ओनली गजल्स इसमें दिख रहा है आपको। संग बाई हिम, संग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई हिम। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आ जाता है बाद में, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा जो है आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे ही सैंग ओनली गजल्स, डिड ही, इसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। ही इज ए सिंगर ऑफ ओनली गजल्स, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया तो ये भी हट जाता। इज ए सिंगिंग ऑफ ओनली गजल्स डन बाई हिम, तो यहाँ डन वन आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको जो है सेंटेंस दिए गए होंगे डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अगर डायरेक्ट में होंगे तो उसका इनडायरेक्ट बताना है और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बताना है। दिया गया है मिनी सैड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर हर मदर। मिनी ने मुझसे कहा मैंने खरीद लिया है इस फ्लैट को फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आई हैव बॉट दिस फ्लैट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मिनी सैड टू का बन जाएगा टोल्ड, मिनी टोल्ड दैट आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। मिनी सैड दैट ये गलत हो जाएगा, मिनी सैड ये भी गलत हो जाएगा, मिनी टोल्ड मी। ठीक है, सैड टू का बन जाएगा टोल्ड और फिर जो है ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा दैट, और यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट हो गया सी हैड बॉट। ठीक है, आई ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मिनी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे उसकी जगह सी हो गया, सी हैड बॉट दैट फ्लैट। दिस का दैट बन जाएगा इनडायरेक्ट में, दिस का दैट हो गया, फ्लैट फॉर और यहाँ पे हर मदर। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है हर, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो हर मदर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया ही सैड
आई विल कम अगेन, उसने कहा मैं दोबारा आऊँगा। बताइए जो है इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो ही सैड दैट हो जाएगा और आई विल का बन जाता है वुड, ठीक है, इनडायरेक्ट में विल का वुड बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ही सैड दैट ही विल कम अगेन गलत हो जाएगा, ही इज कमिंग अगेन ये भी गलत हो जाएगा, ही सैड दैट ही वुड कम अगेन, तो ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी डी में ही सेज ही विल, यहाँ सेज ही कर दिया गया, पहले ही गलत कर दिया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको दिया गया है यू हैव ऑल डन वेरी बैडली रिमार्क द मदर। यू हैव ऑल डन वेरी बैडली, तो दोस्तों यहाँ पे हैव है, फिर से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर है, तो इसका जो है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हैव का बन जाएगा हैड, तो हैड के अलावा यहाँ पे जैसे हैव है इसको हटा दीजिए। द मदर रिमार्क दैट दे हैव, यहाँ पे हैव आ रहा है, द मदर सैड दैट दे हैड डन बैडली, तो सैड दैट नहीं होगा, यहाँ पे रिमार्क्ड है तो रिमार्क्ड ही आएगा, ठीक है। द मदर रिमार्क्ड दैट और यहाँ पे दे आ गया ऑब्जेक्ट, हैड ऑल डन, ठीक है, ऑल डन यहाँ है तो ऑल डन आएगा वेरी बैडली, तो ये जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है विथ रेफरेंस टू नरेशन, नरेशन के संबंध में, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के संबंध में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यस्टरडे इज चेंज्ड इन टू द डे बिफोर, तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यस्टरडे जो है चेंज हो जाता है द डे बिफोर में, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यस्टरडे अगर जो है ये बन जाता है द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे भी लिखा जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में या तो द डे बिफोर होगा या द प्रीवियस डे, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगला है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस सो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टेंस इज नॉट चेंज्ड, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं चेंज होता, तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होती है तभी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होता है, अदरवाइज फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है तो जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस इज चेंज, अब यहाँ पे दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है, तो बिल्कुल पास्ट टेंस में होता है तो चेंज होता है, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होता है तो नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और फिर दिया गया इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होता है और ये स्टेटमेंट गलत है और इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 3 और SON, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है जिसमें आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन इसमें कोई चेंज नहीं होता, एंड फॉर नो चेंज, जिसमें ही सी इट और दे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन, तो यहाँ पे भी आपको बताना है नरेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस हैव डिफरेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर फॉर्म्स, तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो जो है सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि आई वी ही सी इट दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये जो है सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, जैसे आई जो है सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, ठीक है, लेकिन वी या दे ये जो है प्लूरल होता है, यू जो है सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट सही है, गलत बताना है
दूसरा ऑप्शन है पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस ए नाउन एंड टू शो पजेशन। तो जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस ये रिप्लेस किए जाते हैं नाउन की जगह पे, मतलब आ जाते हैं, एंड टू शो पोजीशन, ये पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे माई, हिज या हर या आवर, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो ये जो है अधिकार शो करते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, या उसकी है, तो ये अधिकार शो करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउंस जो है ये नाउन के स्थान पे आते हैं और ये जो है क्या शो करते हैं, ये जो है पोजीशन शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर अगला दिया गया है इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिप्लेस बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या इंट्रोगेटिव जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन जाता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि इंट्रोगेटिव बन जाता है अफर्मेटिव जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है इन इम्परेटिव सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस्ड बाय टू। तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होता है क्या वो जो है टू में बदल जाता है? तो दोस्तों ये जो है सही स्टेटमेंट है। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो है कॉमा हटा करके वहाँ पे टू लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी था और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिए गए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ब्लैंक स्पेस के साथ जिसमें आपको सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है नो फिर डैश देन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल, लेस, फ्यू या फ्यूअर। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नो, यहाँ पे देन है, तो यानी कि यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री आएगी और कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे फ्यूअर है, ठीक है। तो और वैसे भी 15 बॉयज दिया गया है तो यहाँ पे जो है ये काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए जो है यहाँ पे फ्यू आ सकता है और फ्यू आएगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ये वाला फ्यू नहीं आएगा, फ्यूअर यहाँ पे आ जाएगा। नो फ्यूअर दैन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40। 40 बच्चों की क्लास में 15 बच्चों से कम फेल नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब शी हैज डन डैश बट वॉलो इन सेल्फ पिटी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन, नथिंग या नो या नेवर। तो दिया गया है एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब, जब से अनीता ने जॉब छोड़ा है, शी हैज डन, और यहाँ पे जो है सबसे एप्रोप्रिएट होगा नथिंग बट। नथिंग बट का यहाँ पे यूज हो सकता है, ना ही नो बट का, ना ही नन बट, ना नेवर बट। एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब, जब से अनीता ने जॉब छोड़ा है, शी हैज डन नथिंग बट वॉलो इन सेल्फ पिटी। वॉलो मतलब डूबना, सेल्फ पिटी मतलब आत्मदया। तब से जो है वो केवल आत्मदया में डूबी है, मतलब आत्मदया में डूबने के अलावा उसने कुछ नहीं किया है जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर का नथिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड आई डैश रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड फादर्स फार्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, विस्टफुली या फिजिकली या होपफुली या ऑफुली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड, जब मैं अपने बचपन का वापस सोचता हूँ। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉल मतलब याद करता हूँ, द फन समर्स मतलब कि जो फन समर्स मतलब मज़े वाली गर्मियाँ थी उसको याद करता हूँ। ऑन माई ग्रैंड फादर फार्म, अपने ग्रैंडफादर के खेत में। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, विस्टफुली मतलब होता है उत्साह से, उत्साह से याद करता हूँ, या फिजिकली मतलब आर्थिक रूप से, तो ये तो नहीं हो सकता आर्थिक रूप से। होपफुली मतलब उम्मीद से, और ऑफुली मतलब क्या होता है, भय से, भय से। तो यहाँ पे फन समर्स हैं तो उसको जो है कोई व्यक्ति याद करेगा तो उत्साह से याद करेगा, विस्टफुली, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा, विस्टफुली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट वॉज द ओनली फिर डैश इफ द ट्रेवलर रिमेंबर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन, और यहाँ पे दिखा है सोवेनीर, सोवेनीर
या पीस या लैंडमार्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडमार्क। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, जो बड़ा सा पत्थर का मॉन्यूमेंट था, वॉज द ओनली लैंडमार्क, वो जो है अकेला लैंडमार्क था। लैंडमार्क मतलब सभी को आपको पता होगा, लैंडमार्क वो अकेला लैंडमार्क था इफ द ट्रेवलर रिमेंबर, अगर ट्रेवलर को मतलब यात्री को याद था। तो यहाँ पे जो है लैंडमार्क ही इसका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पेसीमेन की बात करें तो स्पेसीमेन का मतलब होता है प्रतिरूप, किसी चीज़ की नकल या प्रतिरूप। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता, इससे जो है लॉजिक बनेगा नहीं सेंटेंस का। और यहाँ पे दिया गया है सोवेनीर, इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है निशानी। तो यहाँ पे लैंडमार्क जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस ए रीजन फॉर द डैश डिपार्चर डिले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस रीजन, जो एयरलाइन था वो हमें रीजन बताने में असमर्थ था। फॉर द यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनविजिबल मतलब होता है इनडिविजुअल है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अभाज्य, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, तो इससे भी कोई सेंस बनेगा नहीं। इनविजिबल मतलब अदृश्य होता है, इससे भी कोई सेंस बनेगा नहीं सेंटेंस का। तो इन एक्सप्लीकेबल जिसका मतलब होता है अकथनीय, अकथनीय, तो यहाँ पे इन एक्सप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस ए रीजन, जो एयरलाइन थी वो हमें कारण बताने में असमर्थ थी। फॉर द अनएक्सप्लीकेबल डिपार्चर डिले, जो अकथनीय देर हुई थी डिपार्चर में, उसका कारण बताने में असमर्थ थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनएक्सप्लीकेबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट और सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस में, इसको जो है इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो दिया गया है टुडे इज़ द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस, आफ्टर इट यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, वॉन्ट बी मतलब विल नॉट बी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, ओरिजिनल डे, तो यहाँ पे इसका तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। टुडे इज़ द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस, यहाँ पे जो है लास्ट डे से सेंस बन जाएगा। टुडे इज़ द लास्ट डे मतलब आज आखिरी दिन है इसको कंप्लीट करने का। आफ्टर इट यू वोंट बी एबल टू डू सो, इसके बाद जो है आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट डे से ही सेंस बनता है। यहाँ पे फर्स्ट डे, टुडे इज़ द फर्स्ट डे टू कंप्लीट दिस, इसको पूरा करने का आज पहला दिन है, तो इससे जो है कोई लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे या सेकेंड डे नहीं ले सकते, केवल लास्ट डे ही राइट आंसर हो सकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, नेहा वाज टू क्लीवर होगा, TOO। नेहा वाज टू क्लीवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स, नेहा जो है काफ़ी चालाक थी, टू सी थ्रू मतलब समझने में, रोहन्स ट्रिक्स रोहन की चालों को। तो यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर का, नो इम्प्रूवमेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है अटेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अटेंशन यहाँ पे जो है दिया गया है अंडरलाइन, तो क्या यहाँ पे अटेंशन ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। ऑप्शन ए है एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी है प्रिवेंशन, सी है क्रिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे अटेंशन से सही होगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, रोकथाम या बचाव, ठीक है, रोकथाम या बचाव। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम जो है वो इलाज से ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो शोज। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन है हैड टू, तो क्या यहाँ पे हैड टू सही है। तो दोस्तों सी हैड टू, उसके बाद वर्ब अगर कोई होती तो सही हो सकता था, यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे हैज हैड हो सकता है, ऑप्शन बी, सी हैज हैड 4 प्रीवियस सोलो शोज, यानी कि उसके 4 प्रीवियस सोलो शोज हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे ना ही हैज होगा ना हैज बीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट मस्ट बीइंग रियली डिफिकल्ट फॉर यू। दैट मस्ट बीइंग रियली डिफिकल्ट फॉर यू, इसमें बताइए
जो है बीइंग की जगह कुछ और होगा या बीइंग सही है। दैट मस्ट बीइंग रियली डिफिकल्ट फॉर यू, तो दोस्तों यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, मस्ट के बाद जो है हैव बीन सही होगा। दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब कि वो जो है आपके लिए वास्तव में मुश्किल रहा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है अब आपको बताना है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी नो एरर। तो यहाँ पे दिया गया एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे दिया गया एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इज द कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट पाथ होता है ट्रेवर्स्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो है ट्रेवर्स्ड बाई एन इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि एक विद्युत धारा द्वारा पूर्ण किया हुआ कंप्लीट पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ये एक विद्युत धारा द्वारा पूर्ण किया गया एक कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है, एक पूर्ण मार्ग होता है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है यहाँ पे ही वेव्ड अस ए बाय बाय एज ही बोर्डेड द ट्रेन विच डिसअपेयर्ड इनटू द टनल। ही वेव्ड अस बाय बाय, उसने हमें बाय बाय कहा। एज ही बोर्डेड, जैसे ही वो चढ़ा द ट्रेन में, विच डिसअपेयर्ड, जो कि डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो गई, इनटू द टनल में वो जो है गायब हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाय बाय की स्पेलिंग ये नहीं होती, बाय बाय की स्पेलिंग होती है इस तरह से, ठीक है, ही वेव्ड अस ए बाय बाय। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है देयर वाज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड बट surely India could not have been what it undoubtedly was and could not have continued a cultured existence for thousands of years। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर वाज ग्रेट डील, तो दोस्तों ग्रेट डील या गुड डील के पहले ए आता है। देयर वाज ए ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि स्क्रैप्ड मतलब नष्ट की जानी थी। दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, उनको जरूर नष्ट किया जाना चाहिए था। बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन व्हाट इट अनडाउटली वॉज, लेकिन जो है निश्चित रूप से इंडिया वो नहीं रहा है व्हाट इट अनडाउटली वॉज, मतलब वो जो बिना संदेह के था। एंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड ए कल्चर्ड एग्जिस्टेंस, और ये जो है कंटिन्यू नहीं कर सका है कल्चर्ड एग्जिस्टेंस को, सांस्कृतिक एग्जिस्टेंस को जो है कंटिन्यू नहीं कर सका है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से। तो यहाँ पे जो है एरर फिलहाल आपको बताना था, तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको दिया गया है विथ रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन इट इज़ द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव इट लाइफ एंड आइडेंटिटी इक्वालिटी दैट मेक्स इट एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, यानी इंटीरियर डेकोरेशन के संबंध में इट इज़ द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस, जो स्पेस यूज करने के जो लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कम खुले पहलू हैं, उन पर जो है ध्यान दिया जाता है। इट इज़ द अटेंशन गिवन टू, उन पर ध्यान दिया जाता है। दैट गिव, और ये देता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा, जो ध्यान दिया जाता है तो ये जो है सिंगुलर है, और इसके लिए जो है दैट गिव्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे दैट मेक्स है, तो यहाँ पे गिव नहीं गिव्स होना चाहिए था। तो किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में गलती है। दैट गिव्स इट लाइफ, जो कि इसे क्या देता है, लाइफ देता है। एंड आइडेंटिटी, एक पहचान देता है। इक्वालिटी, एक क्वालिटी देता है। दैट मेक्स, जो कि इसे बनाता है एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, और अनयूजुअल बनाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल इज बेटर देन नन। एक छोटा पार्सल जो नॉवेल का है वो बेटर देन नन, वो बेटर होता है नन से, मतलब कुछ नहीं से बेटर होता है। तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल इज
बेटर देन नन, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नो एरर। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया गया है आपको, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखना है जो इन दो सेंटेंस को करेक्टली कंबाइन करते हैं। दिया गया है द बुक वॉज गुड, बुक अच्छी थी, द मूवी वॉज गुड, और मूवी अच्छी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, मूवी और किताब अच्छी थी, ठीक है। तो द बुक एंड द मूवी, और जो है इसके लिए क्या आएगा, अब द बुक एंड द मूवी, ये अगर दोनों एंड से जुड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। द बुक एंड द मूवी वर गुड, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे द बुक वॉज गुड, द मूवी वर गुड, तो यहाँ पे एक जगह वाज या वर, इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इज आ गया है, मूवी इज गुड, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। ये वर्ड साउंड दिया गया है, ये जो है किस सेंटेंस में सही से यूज किया गया है। दिया गया है यू डोंट साउंड इम्प्रेस्ड, साउंड का मतलब होता है लगना, ठीक है। यू डोंट साउंड इम्प्रेस्ड, आप जो है नहीं लगते हैं, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित, आप जो है प्रभावित नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे साउंड का यूज जो है बिल्कुल सही तरीके से किया गया है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसके अलावा जो है ऑप्शंस देखेंगे, सी डिडेंट लाइक साउंड, ही हैड ए कोल्ड, तो यहाँ पे कुछ सेंस बन नहीं रहा है, और इसी तरह से सभी ऑप्शन आप देखेंगे गलत हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको दिया गया है माई हार्ट इज लोनली हंटर। यहाँ पे बताना क्या है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। माई हार्ट इज लोनली हंटर, मेरा जो दिल है वो अकेला शिकारी है। दैट हंट्स, जो कि हंट करता है, शिकार करता है, ऑन ए लॉनली हिल्स, जो अकेली पहाड़ियों पर शिकार करते हैं। तो अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या हाइपरबोली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे माई हार्ट, दिल को बोल दिया गया कि वो शिकारी है, वो अकेला शिकारी है। तो जब ए और बी दो वस्तुएं हैं या दो प्राणी हैं, ए की क्वालिटी बी से मैच करती है, तो ए को अगर डायरेक्ट बी बोल दिया जाएगा तो वहाँ पे होता है मेटाफर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेटाफर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं, एज या लाइक जैसे वर्ड आएंगे और वहाँ पे इस तरह का कंपेरिजन होगा तो वहाँ पे जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मेटाफर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी सत्य जो है बैठी होती है ऑन द लिप्स, होंठ पे, ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए व्यक्ति के होंठ पर सत्य बैठी होती है या बैठा होता है कहेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर या ऑक्सीमोरन या हाइपरबोली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो जब कोई निर्जीव वस्तु या कोई भाववाचक संज्ञा को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो जीवित प्राणी हो या इंसान हो, तो वहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ, सत्य को बताया जा रहा है कि वो बैठी होती है, तो जीवित स्थान ही जो है बैठता है या खड़ा होता है, तो यहाँ पे जो है इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको फिर से अरेंज करना है ताकि एक कोहेरेंट यानी कि मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो इसको जो है हम पढ़ते हैं। पहले दिया गया है द लीडर्स आई एडमायर मोस्ट आर द वन who give selflessly of themselves and make personal development a priority। तो नेता जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, मोस्ट आर द वंस, ज़्यादातर वो होते हैं, who give selflessly of themselves, जो अपना योगदान देते हैं, selflessly मतलब निस्वार्थ तरीके से, and make personal development, और अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं, ए priority, उसको भी priority बनाते हैं, मतलब प्राथमिकता में रखते हैं। फिर इसके बाद दिया गया बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड वन without the other does not work as I have observed some of great leaders। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड वन विदाउट द अदर, एक दूसरे के बिना, डज नॉट वर्क, मतलब एक के बिना दूसरी जो है काम नहीं करेगी। एज आई हैव ऑब्जर्व, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स, कुछ महान नेताओं को, आई फाइंड दे ऑल हैव सम थिंग्स इन कॉमन,
उनमें जो है कुछ चीज़ें जो है कॉमन होती हैं सभी में। और फिर दिया गया है ग्रेट लीडर्स बैलेंस पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो महान नेता होते हैं वो बैलेंस रखते हैं पर्सनल डेवलपमेंट को और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को भी। और एस में दिया गया आई कैन नॉट गिव माई सेल्फ एज ए लीडर इफ़ आई डू नॉट फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक लीडर की तरह नहीं ले सकता हूँ अगर मैं जो है पहले अपनी केयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटेंस की शुरुआत या तो एस से हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे एस है, एस से शुरू हो या पी से। तो एस से अगर शुरू करेंगे तो जो है आई कैन नॉट गिव ऑफ माई सेल्फ एज ए लीडर, तो ये जो है उतना सही नहीं होगा। यहाँ पे जो है पी से शुरू करेंगे कि उन लीडर्स की मैं प्रशंसा करता हूँ जो अपना योगदान देते हैं पूरी तरह से निस्वार्थ तरीके से, एंड मेक पर्सनल डेवलपमेंट ए प्रियोरिटी, और जो है फिर जो है पर्सनल डेवलपमेंट को भी प्रियोरिटी देते हैं। तो पी हम ले लेंगे, उसके बाद जो है हम एस को ले लेंगे। ठीक है, आई कैन नॉट गिव अप माई सेल्फ एज ए लीडर, मैं अपने आप को, फिर इस बात के बाद जो है आई कैन नॉट गिव अप माई सेल्फ कह सकते हैं कि मैं अपने आप को एक लीडर की तरह नहीं ले सकता हूँ अगर मैं अपनी परवाह नहीं करता हूँ। ठीक है, इफ़ आई डू नॉट फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं पहले अपनी परवाह नहीं करता हूँ। तो पी एस और उसके बाद जो है आर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से जो है अगला आर आ रहा है। पी आर हमने लिया नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, एस से हमें करना नहीं, तो यही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो हम ये वाला एस के बाद क्या हो जाएगा आर। जो महान नेता होते हैं ग्रेट लीडर्स बैलेंस पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो महान नेता होते हैं वो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दोनों संतुलित करके रखते हैं, क्योंकि आगे जो है यहाँ पे दिया गया है बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वन विदाउट द अदर, एक के बिना दूसरी जो है काम नहीं करती। एज आई हैव ऑब्जर्व, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो नेता होते हैं सम ऑफ ग्रेट लीडर्स, आई फाइंड मैं पाता हूँ, दे ऑल हैव सम थिंग्स इन कॉमन, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो यहाँ पे पी एस आर क्यू ये जो है सही इसका सीक्वेंस हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट दिया गया है आपको। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, इसमें जो है ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन फिल करना है। तो इसको जो है पढ़ते हैं, फिर जो है समझ में आएगा क्या करना है कैसे। दिया गया है द वुड पेकर्स, वुड पेकर्स मतलब एक पक्षी होता है जिसको कठपड़वा कहते हैं। तो द वुड पेकर्स ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिम के कठपड़वा हैं, विद वन एक्सेप्शन, एक को छोड़ करके, आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होते हैं। फिर दिया गया डैश दोज ऑफ द ईस्ट, डिफरेंट किससे हैं, जो ईस्ट वाले हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट के लिए क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग या समबडी होता है, तो डिफरेंट के लिए प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम। तो यहाँ पे जो है फॉर दिया गया है फ्रॉम ऑफ विथ, तो फ्रॉम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, दोज ऑफ द ईस्ट मतलब वो पूर्व वालों से डिफरेंट होते हैं। सो आर द फ्लाई कैचर्स, वो सब कौन है, सो आर द फ्लाई कैचर्स, वो फ्लाई कैचर्स होते हैं, ये भी एक पक्षी है। ग्रोज बीक्स ये भी पक्षी है। द ओरियोल्स ये सभी पक्षी हैं। द टेनेजर्स और द हमिंग बर्ड्स ये सभी पक्षी हैं, कॉमा दे करके दिए गए हैं। और फिर दिया गया है डैश मेनी ऑफ द स्पैरोज, तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, एंड, बिकॉज, बट या इफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा एंड, क्योंकि कॉमा दे करके कई सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, और फिर जो है लास्ट वाला जो पक्षी है उसको एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, और बहुत सारे गौरैया, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा 47 नंबर का एंड। फिर आगे दिया गया है मेनी ऑफ द स्पैरोज, उसके बाद है डैश ऑफ द पर्पल एंड ब्रॉन्ज ग्रेकल्स, ग्रेकल्स भी एक पक्षी है। द लेटर आर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड, नेक्स्ट, इंस्टेड या नियर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के पहले यहाँ पे जो है बिसाइड ऑफ या नेक्स्ट ऑफ या नियर ऑफ नहीं लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ जो है ये बनता है स्ट्रक्चर, तो इंस्टेड ऑफ हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ यानी कि बजाय, किसके बजाय, द पर्पल एंड ब्रॉन्ज ग्रेकल्स, ग्रेकल्स एक पक्षी है, तो पर्पल और जो ब्रॉन्ज जो कलर का, ब्रॉन्ज मतलब तांबे जैसा कलर, तो उस कलर का एक ग्रेकल नाम का पक्षी होता है, तो उसको छोड़ करके उसके बजाय द लेटर मतलब बाद में आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश, सीन ऑन द प्लेन्स ऑफ कोलोराडो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, समटाइम या समटाइम्स या एट टाइम या एनी टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है समटाइम्स ये वर्ड अगर रखेंगे तो सूटेबल होगा। द लेटर आर मतलब बाद में समटाइम्स कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स हो जाएगा।
कभी कभी सीन ऑन द प्लेन्स, देखे जाते हैं कहाँ पे, प्लेन्स में, मैदान में, ऑफ कोलोरेडो के मैदान में, बट आर नॉट कॉमन, लेकिन ये जो है कॉमन नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है, कभी कभी देखे जाते हैं। फिर आगे दिया गया है द रॉकीज बोस्ट ऑफ ब्रीवर्स ब्लैक बर्ड। फिर डैश दिया गया है हैबिट्स आर नॉट प्रोजेक्ट एज हिज नेम वुड इंडिकेट। तो दोस्तों द रॉकीज बोस्ट ये भी एक पक्षी का नाम है, मतलब ये प्रजाति होगी ऑफ ब्रीवर्स ब्लैक बर्ड, ये पक्षी है, इसकी एक प्रजाति है। और फिर आगे दिया गया है डैश, तो यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या होगा, हुज, हु, होम या हुएवर। तो दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हुज, पक्षी के लिए हुज आ जाएगा, ना कि होम या हु। तो हुज आ जाएगा। हुज हैबिट्स मतलब जिसकी हैबिट्स आर नॉट एज प्रोजेक्ट, वो इतनी, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, शायद खराब होता है, इसका ठीक से मुझे नहीं पता है, तो इतनी खराब नहीं होती, एज हिज नेम जैसा कि उसका नाम है, वुड इंडिकेट जैसा कि उसका नाम इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हुज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 का। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज जो है 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।